बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत है और रही हमेशा रही है ने। तो किसान भाई बहन कार्यक्रम शुरू करे कर आगे चलू हमारे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालकों के लिए नाबार्ड चलाती है डेयरी योजना। सरसों में लाही नियंत्रण के लिए नीम निर्मित दवा का करे प्रयोग। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। केंद्र सरकार डेयरी योजना के तहत गव्य विकास विभाग के माध्यम से राज्य में डेयरी की स्थापना के लिए अनुदान देती है। डेयरी उपकरणों के साथ संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण भी पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। किसी भी फसल की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पैदावार बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक है खेत की तैयारी। विशेषज्ञों की राय में गेहूं की कटनी के बाद अगली फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी के दौरान जुताई रोटावेटर द्वारा करना चाहिए। इससे खेत में अनावश्यक खरपतवार भी बाहर आ जाते हैं, जो कि अगले फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए जाने जाते हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। सरसों की फसल में इस समय लाही कीट लगने की संभावना रहती है, जो फलियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर नीम निर्मित दवा नीम शीड का छिड़काव लाभप्रद होता है। लाही का प्रकोप ज्यादा होने की स्थिति में रासायनिक दवा मिथाइल डिमेटॉन का छिड़काव करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि बूस्टर डोज सहित सभी टीके लगवाएं और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन कृषि समाचार में रौरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी जानकारी मिलक।
एखन बिरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरे मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है, आम में मंजर और फल कर सुरक्षा कैसे करब, यानी कि बहुत जरूरी है ना, कि आम कर मंजर भी और आम फल भी दूसरों को सुरक्षा कैसे करब, है ना। तो चलो अगर एक जानकारी चाहिए रौरमन के तो हम सीधे चला थी रौरमन के फीचर कर माध्यम से कर जानकारी दिवा थी, ताकि रौरमन इसके बेस से बुझब और बेस से समझब, है नहीं। इन दिनों आम के पेड़ में मंजर लग चुके हैं। बेहतर फल मिले इसके लिए मंजरों की सुरक्षा और पेड़ की बेहतर देखभाल जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकता है। जानकार कहते हैं कि मंजरों पर कीट व्याधियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में इसकी बेहतर देखभाल जरूरी है। ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी भरपूर मंजर लगने के बाद भी या तो फल ही कम लगते हैं अथवा फल हुआ ही नहीं होता है। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं
ICAR हर पलांडू में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे आम में मंजरों एवं फसलों की देखभाल कैसे करें। डॉक्टर साहब, कृषि दर्शन कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जोहार, नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, आज हमारे किसान भाई सब जानना चाहते हैं कि अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, तो गर्मी का मौसम आने वाला है तो आम की फसलों में मंजर लगने वाले हैं, तो उसकी देखभाल कैसे करें हमारे किसान भाई। किसान भाइयों, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो आम की बागवानी बहुत जो झारखंड सरकार है उसके द्वारा बहुत बल दिया गया और आम की जो बागवानी है वो बहुत वृहद स्तर पर बढ़ी है। और इसमें अभी हम देख रहे हैं कि बहुत जगह में आम में मंजर आना शुरू हो गया है और मंजर आ रहा है। जो भी हमने जो किस्में लगा रखी हैं, अगर आम के पूरे साल के जो भी कृषि कार्यों को देखते हैं तो जो मंजर की सुरक्षा है वो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर किसान इसी समय में ध्यान नहीं देते हैं तो उनके पूरे साल की जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। और जो मंजर है वो बहुत कीट और बीमारियों के लिए बहुत वल्नरेबल होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी कीट का या बीमारी का प्रकोप हुआ है तो हम देखते हैं कि जैसे मंजर में आप मंजर लगा हुआ था और डंठल बचता है काले वाला। इसमें कुछ कारण है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पेड़ और मंजर दोनों का ही उपचार जरूरी होता है। मंजरों को मुख्य रूप से मधुआ और दहिया कीट और पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज रोगों से नुकसान होता है। यह मंजर के लिए काफी खतरनाक होता है। ऐसे में जरूरी है कि इनसे बचाव के लिए अनुशंसित कीटनाशी का पहला छिड़काव मंजर निकलने के पहले करना चाहिए। कारणों का पहले अगर हम जिक्र करते हैं, किसान भाइयों को यह पहले बहुत जानना जरूरी है कि मंजर काला पड़ के सूखता क्यों है और फूल जो लगता है, फूल झड़ क्यों जाता है या फल छोटा छोटा क्यों झड़ता है। सबसे पहला इसका मुख्य कारण है कि उसमें कीटों का प्रकोप होना। कीट में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मधुआ कीट, जिसके मैंगो हॉपर हम आम भाषा में इसमें मधुआ कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे अगर देखते हैं जहाँ से लाइट गिर रहा है, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, तो पत्तियों पे देखते हैं मधु गिरा हुआ दिखाई देता है, चमकीले रंग का दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसको मधुआ कीट कहते हैं। यह कीट मंजरों से रस चूसता है और रस चूसने की वजह से मंजर कमजोर हो जाते हैं, फूल गिर जाते हैं और जो टिकोरा है छोटा छोटा गिर जाता है। उसकी वजह से कई बार देखते हैं कि एंथ्रेक्नोज एक जो बीमारी है, काला धब्बा बीमारी है मंजर की, वो भी उसकी वजह से ज्यादा होती है। यह एक मुख्य कीट है। दूसरा मुख्य कीट हम कई बार देखते हैं कि जैसे ही मंजर के ऊपर में बाहर में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन मंजर को अगर आप टिप करके देखते हैं और नीचे में हाथ पे झाड़ के देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा कीट रहेगा, जिसको थ्रिप्स बोलते हैं। ये मंजर को स्क्रैच करके उसका रस चूसता है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्ट नुकसान यह है कि रस चूसता है तो मंजर कमजोर होता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष नुकसान यह है कि उससे भी बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। जानकार ये भी कहते हैं कि यदि मंजर के समय बूंदाबांदी हो जाए तो भी उपचार करें। बूंदाबांदी होने पर घुलनशील सल्फर या कार्बेंडाजिम या हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही दहिया कीट पर नियंत्रण के लिए कीटनाशी के घोल में कोई स्टिकर मिला दें। विशेषज्ञ कहते हैं कि आम के फलों में झरना यानी कि फलों का झड़ना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लगभग 99% फल विभिन्न चरणों में गिर जाते हैं और मात्र 0.1% फल ही परिपक्व अवस्था तक पहुंच पाते हैं। हम इस साल देख रहे हैं मुख्य रूप से कि तापमान पहले से ही बढ़ा हुआ है, मंजर आ रहा है, तो इस समय में एक पाउडरी मिल्ड्यू मीन्स आपका जो मंजर है उस पे ध्यान से देखेंगे तो पाउडर दिखाई देगा। यह एक बीमारी है जो कवक के द्वारा होती है। इससे पूरा फूल जो आपके है वो झड़ करके गिर जाते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू आएगी। और कई बार अगर बारिश हो जा रही है या तापमान में उतार चढ़ाव ज्यादा हो रहा है, तो मैंने पहले जिक्र किया था कि जो कीट है उनके आक्रमण से और तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से आपके एंथ्रेक्नोज बीमारी है उसका प्रकोप ज्यादा होगा। हम बहुत जगह और इसके अलावा बहुत बागों में देखते हैं कि मीली बग और स्केल इंसेक्ट, जो सफेद रंग का रोएदार कीट होता है, सफेद रंग का रुई जैसा दिखाई देता है, इस कीट का भी आक्रमण देखते हैं। इस जो कीट बीमारी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये 2-3 बीमारियां और कीट महत्वपूर्ण है, उनका समय रहते निदान करना है। सबसे पहले किसान भाई ध्यान दें, अभी आपको एक स्प्रे करना है कीटनाशकों के लिए,
जो लैम्डासाइलोथ्रिन या साइपरमेथ्रिन कोई सा भी एक कीटनाशक उपलब्ध हो उसका 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से अभी एक छिड़काव करें, क्योंकि अभी जो मंजर आ रहा है या मंजर निकल रहा है उसके ऊपर मधुआ कीट या थ्रिप्स का प्रकोप होगा। उसके लिए यह जो स्प्रे है अति आवश्यक है। वहीं अप्रैल के अंतिम सप्ताह में फलों का झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाता है। जानकार कहते हैं कि फलों को झड़ने से बचने के लिए यह भी जरूरी है कि अच्छी किस्मों का चयन किया जाए, सिंचाई का ख्याल रखें और कीटनाशक का समय समय पर छिड़काव करें। थायोमेथाक्साम 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये जैसे ही पहला स्प्रे आप लैम्डासाइलोथ्रिन या साइपरमेथ्रिन का करते हैं उसके 7 से 10 दिन के अंतराल पे आपको थायोमेथाक्साम का करना है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। यह आपको कीट जो फल जमाव से पहले के कीट हैं उससे आपको निदान देगा। जैसे एक बीमारियों का प्रकोप है, तापमान में वृद्धि हम देख रहे हैं, किसानों के जो बगीचा है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप अभी शुरू हो गया है, तो उसके लिए पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए अभी सल्फेक्स पाउडर आता है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, क्योंकि अभी तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं गया है। तो सल्फेक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब जो कैराथेन के नाम से अलग अलग नामों से उपलब्ध है, सल्फर युक्त कवकनाशी है, उसका प्रयोग करें। अगर जहाँ पे बारिश हो जा रही है, तापमान उतार चढ़ाव हो रहा है, तो वहाँ पे एंट्राकोल या एग्जॉक्सीस्ट्रोबिन नामक किसी भी कवकनाशी का 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका भी छिड़काव 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका भी छिड़काव करें। जैसे ही आपका मंजर खिलता है उस टाइम में ध्यान रहे कम से कम कीटनाशकों और कवकनाशियों का छिड़काव करें, क्योंकि उस समय में फल जो परागण होता है वो उस समय होता है। अगर आप वहाँ पे छिड़काव करते हैं तो आपका फल परागण नहीं होगा, तो उस समय में अवॉइड करें। तो बताओ, आम कर मंजर और आम फल कर बचाव कर बारे में कैसे जानकारी मिल रहा? बेस जानकारी है नहीं। अब दूसरी जानकारी जो है वो जानकारी है कि बदलते मौसम में शुकर मन कर देखभाल हम कैसे करब हैं। ये तो भाई बहुत जरूरी है, शुकर पालक मन के जानना बहुत जरूरी है। जब मन शुकर पालन करत है वो मन के जानना बहुत जरूरी है कि बदलते मौसम में शुकर मन कर देखभाल कैसे करब। तो चलू रौरे मन के सीधे हम जी हमरे के विशेषज्ञ हैं उनकरे से भेंट करवाई देवा थी और जानकारी दिवाई देवा थी, है नहीं। आज हम आप पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ की वैज्ञानिक डॉक्टर रीना कुमारी कमल जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं बदलते मौसम में सूखरों की देखभाल के बारे में। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ के आदिवासी समाज के लोग हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए सूकर पालन का कार्य करते हैं। अगर हम सूकरों की बात करते हैं तो बदलते मौसम में कहीं न कहीं हमारे सूकर प्रभावित होते हैं, उनकी मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे कहीं न कहीं आमदनी में कमी आने लगती है। तो बदलते मौसम में सूकरों की देखभाल किस तरीके से की जाए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। जैसे कि बदलते मौसम में अगर हम बात करें तो बदलते मौसम जैसे कि बारिश हो या गर्मी या आपका विंटर, तो ये जो 3 मौसम है, ये तीनों जो मौसम है ये हमारे सूकर को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं अगर हम उचित देखभाल नहीं करते हैं उनकी। जैसे अगर हम बात करें अभी बदलते मौसम में, जैसे अभी ठंड से सीधे हम गर्मी के मौसम में आएंगे, तो जब गर्मी के मौसम में आएंगे तो अगर हम सूकरों की बॉडी कंडीशन को देखें तो उनके अंदर काफ़ी फैट पहले से ही एक्युमुलेट होते हैं, इसीलिए वो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हमें उनके जो खाने पीने रहने की व्यवस्था है उसकी हमें उचित प्रबंधन करनी है। पहली बात, जब हम सुअरों को खाना देते हैं तो ये ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम में सुअरों को जो खाना वो सुबह के समय दें, क्योंकि जब हम दोपहर के समय में उन्हें खाना देते हैं तो दोपहर के समय का वातावरण काफ़ी ही गर्म रहता है, जिससे उन्हें काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जिससे वो काफ़ी ही तनाव में आ जाते हैं, इसीलिए वो खाना भी कम खाते हैं। तो अगर हमारे सुअर जब भी ये मौसम बदलते रहेंगे, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, अगर वो खाना कम खाएंगे तो उन वास्तविक बात यह है कि उनकी जो बॉडी वेट है वो काफ़ी अच्छी बढ़ेगी नहीं और हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ही नुकसान होगा।
ये तो मैडम अपने खान पान के बारे में बताया कि किस तरीके से खान पान को बदलते मौसम में बदलना है। अगर हम रहने की बात करते हैं, आवास व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे ही मौसम बदलता है, ठंड का मौसम अभी खत्म होने को है और गर्मी का मौसम आने वाले है, तो गर्मी के मौसम में सूकरों की आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? आवास व्यवस्था अगर हम देखें तो प्रॉपर वेंटिलेटेड, अगर हम सूकरों को जहाँ भी रखते हैं तो वहाँ ऐसे ही हवादार घर में रखें जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो। वैसे घर जहाँ हाफ दीवार और आधा जाली, अगर हम 8 फीट की सूकर के घर का नक्शा है, अगर 8 फीट की दीवार है तो 4 फीट का दीवार रखेंगे और 4 फीट जो है वो जाली रखेंगे चारों तरफ से, ताकि जो है हवा का आदान प्रदान काफ़ी अच्छे से हो और प्रॉपर वेंटिलेशन के तहत उसकी जो ग्रोथ बॉडी की है वो अच्छी हो। ये तो आपने आवास व्यवस्था का बताया कि आवास व्यवस्था कैसा होना चाहिए। अगर हम खान पान की बात करते हैं कि आपने बताया कि सुबह में खान पान देना चाहिए। अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो बदलते मौसम में काफ़ी सारी बीमारियां होती है जिससे हमारे सूकर काफ़ी तेज़ी से मरने लगते हैं। तो बदलते मौसम बीमारी से बचाव करने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? जैसे बीमारी के बारे में आपने बताया तो हमें बहुत अच्छा बात लगा कि अभी मैं इस संदर्भ में किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे अब यहाँ अभी बिहार और झारखंड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि काफ़ी हद तक फैला हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है किसान भाइयों। आपको इस बीमारी से अपने सुअरों को बस प्रबंधन के द्वारा ही बचाया जा सकता है। इसकी वैक्सीनेशन भी अभी प्रॉब्लम में है और क्लासिकल स्वाइन फीवर जो एक और वायरस है उसका जो भी है दिखने का है वो वैसा ही दिखता है, जैसे श्वास में कमी और खान में कमी और हेमरेजेस जो बॉडी पे पूरे आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर में मिलती है जो कि काफ़ी हद तक क्लासिकल स्वाइन फीवर से मिलती जुलती है। लेकिन क्लासिकल स्वाइन फीवर जिसकी वैक्सीनेशन अभी मौजूद है, आप अगर स्वाइन फीवर आती है, स्वाइन फीवर, FMD एंड HSBQ, ये 3 बीमारियां जो है वो हमारे सुअर में काफ़ी हद तक होती है। तो इसकी जो 3 वैक्सीनेशन है ये प्रॉपर टाइम पे करवानी है। जैसे हमारा क्लासिकल स्वाइन फीवर की वैक्सीन है वो आप 3 हफ्ते के बाद करवा सकते हैं, 3 महीने के उम्र में करवा सकते हैं। FMD 4 महीने के उम्र में आप करवा सकते हैं। HSBQ वो भी 4 महीने के उम्र के बाद करवा सकते हैं। जो FMD है जो कि खुरपका मुँह पका है, उसमें आप एक वैक्सीन 4 महीने के बाद और फिर सीधे 6 महीने के अंतराल पे करवाना जरूरी है। अगर इस वैक्सीन को अगर हम अपने सुअरों में करवाते हैं तो हम अपने सुअर में होने वाली बीमारी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अगर हम टीकाकरण की बात करते हैं तो टीकाकरण की बात कही कि टीकाकरण से हम जो है काफ़ी सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो टीकाकरण का उचित मौसम कौन सा है? किस मौसम में हमारे किसान भाई टीकाकरण कराए? गर्मी के मौसम में, ठंडा के मौसम में या बरसात के मौसम में? और समय क्या होना चाहिए? देखिए, सुबह कराएं या शाम में कराएं? मैंने अभी उम्र की बात कही है। अगर ये मौसम अगर छोड़ दे, आप अपने सुअर के उम्र को ध्यान में रखते ही टीकाकरण करवाइए, क्योंकि अगर सही उम्र पे टीकाकरण करवाते हैं तो वो काफ़ी उचित होगा और हम सुअरों को अपना बचा सकेंगे। मौसम की बात करें तो हम बदलते मौसम, जैसे कि अब गाय भैंस की है, इस समय गाय में या बकरी में या सुअर में अभी हम FMD का वैक्सीनेशन कराना अभी बहुत हद तक उचित है। अगर हम सूकरों की बात करते हैं, वैसे सूकर जो गर्भवती हैं तो बदलते मौसम में उनको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए जो गर्भवती सूकर हैं? जो गर्भवती सूकर है उसे, जैसे कि अब मान लीजिए उसका जो डेट है, फैरोइंग के 1 हफ्ते पहले ही गर्भवती सुअर को बाकी सुअरों से अलग करना है। उन्हें एक सेपरेट पैन यानी कि सेपरेट जगह पे रखना है। उनको एक उचित बिस्तर यानी बेडिंग मटेरियल देना है जो कि सॉफ्ट हो। और जो हमारे किसान भाई हैं अगर वो सुन रहे हैं, ये तो आपने गर्भवती की बात की, गर्भवती होने से जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो एक जो फ्लसिंग राशन है उसको देना कभी ना भूले। फ्लसिंग राशन हमारे जो सुअर है जो गर्भवती होने वाली है उसके लिए भी और उसके अंदर पल रहे बच्चे के लिए भी फ्लसिंग राशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लसिंग राशन और कुछ नहीं है, जो हम दाना दे रहे हैं उनको, मान लीजिए कि हम 2 से 2.5 kg दाना हम उनको दे रहे हैं, तो उनसे एक्स्ट्रा 1 हफ्ते पहले, ब्रीडिंग के 1 हफ्ते पहले 150 से 200 ग्राम एक्स्ट्रा देना है। तो ये जो फ्लसिंग राशन आप अगर उसको देते हैं मादा सुअर को, तो उसके लिए और उसके होने वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। फैरोइंग के बाद, जैसे बच्चा होने के बाद तुरंत ही जब बच्चा होता है तो सुअरों को, जो मादा सुअर है उसको उसके रूम में गुनगुना पानी हमेशा रखें, खाने की उचित व्यवस्था रखें। गार्ड रेल जो कि पिग के फैरोइंग पैन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुअर जब पहली बार माँ बनती है तो उसके बाद वो
गर्माहट खोजती है और वो बहुत हद तक देखा जाता है कि वो अपने ही बच्चों पे बैठ जाती है, जिससे बच्चे उसके अंदर दबकर मर जाते हैं। तो फैरोइंग पैन में गार्ड रेल का होना आवश्यक है। आज कर जो दुयो जानकारी हलक आम मंजर और फल कर और बदलते मौसम में सुकर मनकर देखभाल कर बारे में दुयो जानकारी रो कैसे लगलक बेस जानकारी है ना भाई। हाँ तो रोरमन को यही तुम कहिला बार बार कहिला कि देखो अगर रोटन को जानकारी है या हमरे को जानकारी चाहिए तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातोड़ रांची और पिन कोड संख्या है हाँ 834001। तो रोरमन आज मनोज वर्मा के इजाजत दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाजत दो। नमस्कार जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीक की बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।